हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का साइंस का क्लास है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं आपका या 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं। आज हम लोग यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सभी अतिलघुत्तीय प्रश्न देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ज्वाइन हो सकते हो। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा है कि सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर हम सुपरनोवा की बात करें तो इसे हम लोग अभिनव तारा के नाम से भी जानते हैं। मंगलयान का अन्य नाम क्या है। मंगलयान के अन्य नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मार्स आर्बिटर मिशन। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि जितने भी आपके प्रकाशन हैं, सभी प्रकाशन के जितने भी आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न हैं, सभी को हम यहाँ पर आपके सभी एक एक प्रश्नों को कराने वाले हैं। ठीक है, आप लोग प्रश्नों के नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, बस केवल आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जितने भी आपके प्रकाशन हैं, राधा हैं, पवन है, राजन है, ओके तो अग्रवाल हैं, यानी जितने भी आपके हैं, हम सारे प्रकाशन के बुक को यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका एक प्रकाशन और आता है वीपीएम। ठीक है, वीपीएम प्रकाशन को भी हमने यहाँ पर लिया है। जस्ट यहाँ पे आपका है मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुँचता था। दोस्तों कब पहुँचा था। ठीक है, मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर सन 2014 में पहुँचा था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत 2000 के नोट पर किस यान का फोटो है। मंगलयान का फोटो है, ये तो आपको पता होगा। नासा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आपका स्थित है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब हुआ था। यह हुआ था आपका 19 अप्रैल सन 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 19 अप्रैल सन 1975 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बलुआ दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है। बलुआ दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा आपका 60% से 80% तक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे कैसे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अतिशीघ्र तरीकों से बढ़ते हैं। कीटनाशक कैसे होते हैं। कीटनाशक आपके विष युक्त होते हैं, यानी कीटनाशक के अंदर विष होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है कि वह विष युक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। फसल आपके 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। फसल आपके 3 प्रकार के होते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। यह आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मिट्टी पटल हल किस आकार का कूड़ काटता है। यह हो जाएगा आपका आयताकार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैस्टन हल का मुख्य कार्य क्या होता है। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे, नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है। कार्य होने के लिए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन दोनों आवश्यक है। कार्य कैसी राशि है। कार्य अदिश राशि है। यम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा। यम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल अथवा न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा। आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कार्य कब शून्य होता है। जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तथा वृत्ताकार गति में कार्य शून्य हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किन दशाओं में किसी पिंड
पर बल लगाने पर बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इसमें आपका क्या होगा? जब पिंड का विस्थापन शून्य हो अथवा बल पिंड की गति के लंबवत हो। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, शून्य कार्य के लिए बल तथा विस्थापन की दिशाओं के बीच कितना कोण होना चाहिए? बल तथा विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ऊर्जा अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है? ऊर्जा आपका अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध है? कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय, यानी कार्य मतलब W, W का मतलब वर्क। ठीक है, W बराबर P गुणे T। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि MKS पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक लिखिए। MKS पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक वाट अथवा जूल सेकंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अधिकतम कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? अधिकतम कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण शून्य होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य 0.05 से 0.10 अश्व सामर्थ्य तक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, वाट तथा किलोवाट घंटा किन भौतिक राशियों के मात्रक हैं? वाट सामर्थ्य तथा किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। यदि यम द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से गतिमान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर 1.2 mv² हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है? जब वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा, गतिज ऊर्जा का मात्रक बताइए। गतिज ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर अथवा जूल आपका हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, एक स्प्रिंग की लंबाई की दिशा में दबाने पर उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होगी? यहाँ देखिए, स्प्रिंग की लंबाई की दिशा में दबाने पर प्रस्थास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। यहाँ पे कुछ आपको फार्मूले देखने को मिल जाएंगे। एक कार तथा एक बस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। ऊर्जा बराबर दोस्तों इसमें आपको निकालना है ऊर्जा। ठीक है, कितनी ऊर्जा उसकी अधिक है? ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। इसी पे आप रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैथ की क्लास में इसको हम अच्छे से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्वेश्चन हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। 19वां आपका है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो? ये जो आपका सूत्र है F गुणे S गुणे cos थीटा से। ठीक है दोस्तों, इससे आपका सॉल्व किया गया। यहाँ पे आपका एक आया, फिर यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी F गुणे S। ठीक है, F आपका फोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। इसको हम बहुत ही डीपली से मैथ के क्लास में आपको हम समझा देंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए। जितने भी आपके साइंस के मैथ के क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, जितने भी आपके साइंस के न्यूमेरिकल के प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों को हम मैथ की क्लास में विस्तार पूर्वक बता देंगे विथ फार्मूला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नीचे गिर रही गेंद में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? जब कोई गेंद नीचे की ओर गिरती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर रखी वस्तु की
वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको सूत्र दिख रहा है U बराबर m गुणे जी गुणे एच जूल, जहाँ जी आपका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया उसमें सूत्र, ठीक है, यहाँ पर भी आपको इन सूत्रों को नोट करना है। इसके बाद यहाँ कहा गया है अश्व शक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक है। अश्व शक्ति सामर्थ्य का मात्रक हो जाएगा। 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर 9 गुणे 10 के पावर 13 जूल ऊर्जा प्राप्त आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार आने वाला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संप्रदा का मुख्य अंतर क्या है। नवीनीकरण जो आपके संप्रदा हैं वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होता, जैसे आपका पवन हो गया, आपका जल हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। आपका सौर ऊर्जा, आपका पवन, आपका जल, यह आपके नवीनीकरण में आएंगे, ये भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। जबकि जो हमारे अनवीनीकरण हैं ये हमारे भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, जैसे आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब आपके कहीं ना कहीं अनवीनीकरण में आएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से आपसे एक बार फार्मूला पूछा गया है, फार्मूले को आप अलग पेज में नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। सामर्थ्य बल तथा वेग में क्या संबंध है। सामर्थ्य बराबर बल गुणे वेग अर्थात P बराबर F गुणे V, ठीक है। चलिए ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हैं जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। ईंधन की कितनी अवस्थाएं हैं ये भी आपसे पूछेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि ईंधन की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ये आपकी 3 प्रकार की ईंधन हो जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपका कि अनत तल या झुका हुआ तल से क्या तात्पर्य है। किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुकाकर रखते हैं तो तख्ते का तल अनत तल कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वेगानुपात से क्या तात्पर्य है। किसी की आयाम द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सरल मशीनें कितनी प्रकार की होती हैं। सरल मशीनें 5 प्रकार की आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं। उठाए गए बोझ तथा लगाए हुए बल की निष्पादित को यांत्रिक लाभ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पहिए। देखिए यहाँ पर पहिया से आप क्या समझते हैं। पहिया एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह गोल होता है। पहिए के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 2 उदाहरण आपको देना है। उत्तोलक आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। उत्तोलक जब हम आपको साइंस का नोट्स बनवा रहे थे हमने उसमें आपको उत्तोलक के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था। तृतीय उत्तोलक के बारे में यहाँ पे आपसे कहा गया है। इसमें आपका होगा चिमटा और चाकू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं। ये आपकी 5 प्रकार की होती हैं। दोस्तों सरल मशीन आपकी 5 प्रकार की हो जाती हैं। पहला आपका है उत्तोलक, पैच, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी, ठीक है। ये आपके सरल मशीन के अंतर्गत आ जाएंगी। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी प्रश्न, कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी। 1665 ईस्वी में किया था। DNA RNA का पूरा नाम क्या है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल,
आरएनए का आपका हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए के बारे में आप जरूर पढ़कर जाइएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पादप कोशिका। अब यहाँ पे आपसे कोशिका से प्रश्न बनेंगे। चलिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति समानता सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। टमाटर के छिलके का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर के छिलके में उपस्थित हरित लवण फल के पकने पर वर्णी लवण में बदल जाता है, इसके कारण टमाटर लाल हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण कोशिका के भाग हरित लवण में होती है। हरित लवण तथा अरबी लवण में क्या अंतर है? हरित लवण में हरा लवण यानी क्लोरोफिल होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऊर्जा की विमुक्त पादप कोशिका के किस अंग द्वारा होती है? ऊर्जा की विमुक्त पादप कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोशिका में प्रोटीन या संश्लेषण किस भाग की सहायता से होती है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम लिखिए। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन के उपस्थित विज्ञान शास्त्री मैथियास स्वीडन तथा जर्मन के ही प्राणी विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान थे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोशिका में श्वसन क्रिया से मुक्त ऊर्जा का संचय किस पदार्थ में होता है? कोशिका में गतिज ऊर्जा का संचयन एटीपी में होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको वैज्ञानिक के नाम देखने के मिल जाएंगे कि किसने किसका खोज किया था, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ नाम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप इन नामों को लिख लीजिएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। आइए आप ठीक है पहले इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किन्हीं दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें सिस्टोलिथ पाया जाता है। रबड़ तथा बरगद के वृक्षों की पत्तियों में सिस्टोलिथ पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अनुलिपिकरण किसे कहते हैं? डीएनए तथा आरएनए अणु का निर्माण अनुलेखन या अनुलिपिकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अनुवादकरण किसे कहते हैं? mRNA अणु से बने टेम्पलेट पर अमीनो अम्लों के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने को अनुवादकरण कहते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको प्रोटीन से देखने को मिलेंगे। देखिए प्रोटीन संश्लेषण में यानी टीआरएनए का क्या योगदान है? टीआरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर स्थित टेम्पलेट पर पहुंचता है। सर्वप्रथम कौन से अमीनो अम्ल के आनुवंशिक कोड का पता लगाया गया था? सर्वप्रथम फिनाइल एलेनिन के आनुवंशिक कोड यानी यूयूयू का पता चला था। डीएनए आरएनए ये सब चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों यहाँ पे देखिए कार्ल बर्ग एवं उनके साथियों ने सन 1957 में किया था। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है? यह आपका हो जाएगा
यूरेसिस। ठीक है, आपका यूरेसिस बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक कोशिका का वह समूह है जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होता है, वह उत्तक कहलाता है। जटिल उत्तक आपका क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जब दो से अधिक प्रकार की कोशिका परस्पर मिलकर एक ही कार्य संपन्न करती हैं तो इसे जटिल उत्तक कहते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आपका उत्तक के अंतर्गत आएगा। पौधों में विभयोजक कहाँ कहाँ पाया जाता है, या दोस्तों कहीं ना कहीं जड़ में, तने में, शीर्ष में, यहाँ सब आपके पाए जाते हैं। फ्लोएम, यहाँ देखिए फ्लोएम की पौधों के लिए उपयोगिता बताइए। जाइलम और फ्लोएम, ये यहाँ पे आपके जरूर एक ना एक प्रश्न आपके बन जाएंगे जाइलम और फ्लोएम से। तो यहाँ पे आपका है फ्लोएम की पौधों के लिए क्या उपयोगिता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों का पौधों में वितरण करता है और जाइलम का कार्य, ठीक है, फ्लोएम का कार्य और जाइलम का कार्य, ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। जो आपका जाइलम है, जाइलम जड़ तथा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थ का पौधे में वितरण करता है, यानी जाइलम और फ्लोएम का कार्य बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है कि कार्डरा तथा स्नायु में क्या अंतर है। कार्डरा असंकुचनशील श्वेत कोलेजन तंतुओं से बना होता है, जबकि आपका जो स्नायु होता है वह आपका संकुचनशील पीले लचीले तंतुओं से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका है हृदय पेशी का कोई विशिष्ट कार्य लिखिए। हृदय पेशियाँ अनैच्छिक होती हैं, ये जीवन प्रयत्न एक निश्चित लय से सिकुड़ती फैलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप हृदय शरीर में रक्त को पंप करता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है। न्यूरॉन में केंद्रक कोशिकाएं में स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पादप उत्तकों के दो मुख्य समूहों के नाम बताइए। यहाँ पे आपको पादप उत्तकों के दो मुख्य समूहों के नाम देखने को मिल जाएंगे। इन चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप अपने मन से बनाकर कभी नहीं लिख पाओगी। ठीक है, जो आपके थ्योरी होते हैं आप उसे अपने मन से बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। अस्थाई उत्तक आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल और विशिष्ट। ये आपके 3 आपके अस्थाई उत्तक के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले पेशीय उत्तकों का नाम लिखिए। अरेखित, रेखित तथा हृदय पेशी उत्तक, ये आपके 3 नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखिए। ये हो जाएगा आपका तांत्रिका कोशिका। ठीक है, तांत्रिका कोशिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल संयोजी उत्तक की क्या विशेषता होती है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपका, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक की क्या विशेषता होती है। तरल संयोजी उत्तक का एक उदाहरण लिखिए। इसमें देखिए आपका हो जाएगा कि तरल संयोजी उत्तक के मैट्रिक्स में श्वेत कोलेजन तथा पीले लचीले तंतु नहीं पाए जाते हैं, जैसे रक्त और लसिका। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि शास्त्र विभोजक कितने क्षेत्रों में विभेदित होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा कि हिस्टोजन सिद्धांत के आधार पर शिशार्थ विभोजक को डर्मेटोजन, पेरिब्लेम तथा पलिरोम क्षेत्रों में विभेदित किया जाता है।
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रकाश संश्लेषित विषाणु किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण आपको लिखने के लिए भी पूछ लिया जाएगा, इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। परजीवी अपना भोजन जीवी जंतु या पादप से ग्रहण करते हैं, जिसे पोषक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अमीबा में भोजन अंतःग्रहण किस किस प्रकार होता है। अमीबा शरीर सतह से कूटपात की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अंतःकोशिकीय पाचन से क्या तात्पर्य है। एक कोशिकीय जंतु में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तियों में होता है, इसे अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जठर ग्रंथियाँ किस भाग में पाई जाती हैं। यह आपका हो जाएगा अमाशय में पाई जाती हैं। पाचन के पश्चात प्रोटीन से क्या बनता है। अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनता है। पाचन के पश्चात अमीनो अम्ल आपका बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रसायन कुंज आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं। इसका क्या अर्थ है। यह आपका दोस्तों रसायन कुंज पाए जाते हैं, ये पचे भोज्य पदार्थ के अवशोषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रोटीन पाचन दो एंजाइम का नाम बताइए। प्रोटीन पाचक दो एंजाइम का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो नहीं, यहाँ पे आपको चार देखने को मिल रहा है। आप इनमें से किसी दो को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पेप्टीन और इरिप्सिन। ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, आपका ये पेप्टीन है, टिप्सिन है, ठीक है, काइमोटिप्सिन है, यहाँ पे आपका रेप्टिन है। इन चीज़ों को आपको एक या दो आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। एटीपी का पूरा नाम क्या होगा। यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म भी आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मत्स्य तथा सर्पी युक्त, यानी दोस्तों जो आपकी मछलियाँ हैं, जो आपके सांप हैं, वह कैसे सांस लेती हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके फेफड़े से सांस लेती हैं और अपने बॉडी से भी सांस लेते हुए कुछ जन दिखाई देते हैं। कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस अंग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादक क्या है। इसमें आपका हो जाएगा पायरुविक अम्ल, NAD2H तथा ATP। अजीबोगरीब नाम है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ग्लूकोज के अनाक्सीय शोषण से बनने वाले रसायन का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको रसायन का नाम लिखना है एथिल एल्कोहल, यानी आपका CHH5OH तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ATP के दो कार्य यहाँ पे आपको लिखना है। ATP शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा हो गया अवशोषण तथा उत्सर्जन, संश्लेषण, संग्रहण, गति, यांत्रिक, इन सब में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। मनुष्य तथा केंचुए में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है। बंद प्रकार के रक्त संचरण आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में शुद्ध रक्त आपका बहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। इसमें आपके हो जाएंगे विलियम हार्वर्ड ने। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तरल संयोजी उत्तक के दो उदाहरण लिखिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा रक्त तथा लसिका। रक्त और लसिका आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है धमनी तथा शिरा में रक्त प्रवाह एवं रक्त के आधार पर अंतर कीजिए। धमनी में रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर और शिराओं में अंगों से हृदय की ओर बहती है। ओके दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। इसमें आपका हो जाएगा पल्मोनरी शिरा में आपका शुद्ध रक्त बहता हुआ मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। प्लाज्मा में रक्त की मात्रा आपको 90% देखने को मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपको देना है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। आप प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हरे पौधे किस वातावरण को शुद्ध करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यानी CO2 का उपयोग करके O2 मुक्त करते हैं, जिससे वातावरण आपका शुद्ध हो जाता है। CO2 लेते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी तरफ खींच लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रकाश संश्लेषण में मुक्त O2 का स्रोत बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 जल से मुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक होते हैं धूप में बुलबुले उठने दिखाई देते हैं। जलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण में फलस्वरूप मुक्त CO2 बुलबुले के रूप में जल से निकलते दिखाई देते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का विघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का विघटन होता है और O2 मुक्त होता है, किसने पता लगाया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हिल एवं स्कारिक्स ब्रिक्स ने पता लगाया था 1940 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि गेनांग पेटोमीटर किस काम आता है। वाष्प उत्सर्जन की दर ज्ञात करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किस बात पर निर्भर करता है। रक्षक कोशिकाओं की इस सफित तथा सल्थ दशा पर। वाष्प उत्सर्जन के प्रकार लिखिए। वाष्प उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे तीनों प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। बरसात के दिनों में वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाती है। क्यों? बरसात के दिनों में वायुमंडल की आर्द्रता के बढ़ जाने के कारण आपके वाष्प उत्सर्जन कम हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें आपको अपने अनुभव से भी आप लिख सकते हैं। जाइलम की विभिन्न कोशिकाओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको दोस्तों जाइलम के विभिन्न कोशिकाओं के नाम देखने को मिल जाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनुष्य के शरीर के मध्यस्थ भाग में कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मनुष्य के शरीर को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। जितना पूछेगा बस केवल आपको उतना ही लिख के आना है। ये फालतू चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि 1 घंटे में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। बस केवल ये चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं। ठीक है, कि आप समझ जाओ। बस केवल कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दोनों का नाम लिख दीजिए, बस आप आगे बढ़ जाइए। ऐसे ही करने हैं आपको। रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, ये यहाँ पे आपको बताने हैं। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि रोंगटे हम सबके खड़े हो जाते हैं। रोम पूतिका से लगी एरेक्ट पिली पेशियों के संकुचित होने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रोम यानी बाल जीवित है या मृत है। दोस्तों कहीं ना कहीं बाल हम सबका जीवित है या मृत है, आप लोग इसे पढ़कर समझ जाएंगे। ठीक है, रोम का वह भाग जो त्वचा में स्थित है, ओके, तो वह जीवित है और जो बाहर है वह कहीं ना कहीं मृत है। ठीक है, जब हम बाल को उखाड़ते हैं दर्द होता है, क्योंकि जो अंदर का भाग है बाल का वह जीवित है और जो बाहर का है वह कहीं ना कहीं मृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जो हमारी नेत्र की दोस्तों जो हमारी नेत्र की पुतलियाँ हैं वह
कौन सी ग्रंथियां खुलती हैं? इसमें आपका हो जाएगा मीबोमियन ग्रंथियां, ठीक है। श्वेत ग्रंथियां किस प्रकार शरीर ताप का नियंत्रण करती हैं, ये भी यहाँ पे आपको बताना है। शरीर का ताप बढ़ने पर श्वेत ग्रंथियों से पसीना आता है। देखिए दोस्तों, जब आपको अधिक गर्मी आती है ना, तो या बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हम सबके बॉडी से पसीना बाहर निकलता है। अगर पसीना बाहर ना निकले तो हम सबकी हर एक एक नस फट जाएगी गर्मी की वजह से, ठीक है। जब गर्मी अधिक लगती है तब पसीना बाहर होता है, इससे कहीं ना कहीं हम सबके बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल हो जाती है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं और जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम ठीक है बाद में देख लेंगे। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हों। कहीं ना कहीं हर किसी को इस क्लास का फ़ायदा मिले और आप सबका बैक नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कोई भी शंका शिकवा शिकायत है, आप हमसे कमेंट बॉक्स या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।